अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। उम्मीद है कि दिन का आगाज अच्छे से हुआ है और सुबह सुबह आपने जब खिड़की का पर्दा हटाया है तो आपको सामने बादल नजर नहीं आया है, धूप नजर आई है। बिल्कुल आज हमें उम्मीद थी, वैसे रात को एक स्पेल ड्यू था मॉनसून बारिशों का जो कि आज नहीं हुआ और उसके बाद सूरत हाल ये है कि आज सूरज निकला है पूरी आबोताब के साथ। लेकिन अभी भी हमारी इतलात के मुताबिक वस्ती पंजाब के कुछ इलाके जिसमें फैसलाबाद वगैरह गुजरांवाला डिवीजन शामिल है, यहाँ पे इस वक्त भी बारिश हो रही है और पानी भी है। पानी भी ऑब्वियसली आपको पता है मॉनसून बारिशों की हमने बात करें और कल लाहौर को इसने वेनिस बनाया है। शहर में मुसलसल कई घंटे नॉन स्टॉप बारिश हुई और इसका इमरान 30 साल रिकॉर्ड टूटा है बारिश का। ये तूफानी बारिशों ने इस वक्त जो कह लें ना सूबाई दारुल हुकूमत को दरिया बना दिया है और अभी तक बहुत सारी जगहों पे मेन शाहराहों पे पानी है। कल तो हमने देखा सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया था। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियों की बजाय कश्तियां चल रही थी। ये भी मनाजिर हमने देखे। अस्पतालों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर पानी दाखिल हुआ। बिजली का एक सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। निज़ामी ज़िंदगी तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब था ही। कल शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक लाहौर में 7 अफराद जाम बाहक भी हुए हैं। आज भी इस हवाले से पेश गोई है महकमा मौसमियात की। कल भी थी प्रोडक्शन, लेकिन अभी आज के हवाले से भी और गूगल भी कुछ हमें बता रहा है कि बारिश हो सकती है। बिल्कुल जी, हर वो चीज जो बरसात में निकलती है वो कल निकली, नहीं निकले तो वज़रा नहीं निकले, नजर नहीं आए हमें। एक वज़ीर उन्होंने अपने आप को मीम बनवा लिया। एक निकले, उन्होंने ऐसा कंटेंट दिया हमें कि हमने उनको शुक्रिया अदा हम उनका करते हैं। जब क्रिकेट खेलते थे या खेलते हैं तब भी हमें कंटेंट देते हैं, कल भी कंटेंट दिया। वजीर खेल वहाब रियाज साहब कल निकले अवाम की मदद करने और उन्होंने फैसला किया कि वो गाड़ी के जरिए अवाम को धोएंगे। उन्होंने कल अवाम को अपनी गाड़ी के बड़े बड़े 18 इंच के पहियों के जरिए धोया और इतना शदीद धोया कि वो वीडियो ही वायरल हो गई। अच्छा मैं वैसे ना सॉरी, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस एक्ट, पर मैं सोच रही हूँ कि जो गाड़ी के अंदर से उनके लिए वीडियो बना रहा था, जो भी डायरेक्टर कौन था वहाँ सब आपको ये बताइए। उसको ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि एक्चुअली में वो ये आप शो कर रहे थे कि वो बहुत भलाई कर रहे हैं, पर उन्होंने ये जो एक्ट करके अपने ही वजीर को फंसा दिया। इससे साबित हुआ कि जो भी शहबाज शरीफ साहब का कैमरा डायरेक्टर था वो ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू वहाब रियाज, क्योंकि शहबाज साहब जब भी तस्वीर बनाते थे गहरे पानी में लंबे बूटों के साथ ऐसी बनवाते थे कि लगता था कि यहाँ पे बहुत मसला है और वही करने आए हैं। कल गए लेकिन इनका देखे ना कैमरे वाले ने सब खराब कर दिया। अच्छा, ये वाली वीडियो पहले आई थी जिसमें बूट पहन के गए हॉस्पिटल्स में, इन्होंने सारा विजिट किया, लेकिन जब ये गाड़ी में भी गए तो मेरे ख्याल से वो कैमरा पैनिंग कुछ गलत हो गई और उसमें जो बाइक्स वालों के साथ सलूक हो रहा है। अच्छा, बारिशों में हम भी निकलते हैं, समटाइम्स आपको रियलाइज नहीं हो रहा होता, आप अपनी स्पीड में जा रहे होते हैं। जी, आप बहुत अच्छी गाड़ी में तब तो बिल्कुल रियलाइज नहीं होता। और आसपास भी इंसान इनके साथ भी यही हुआ अनफॉर्चुनेटली। अब बारिशों में मैंने बहुत सारी बड़ी इस तरह की, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप जितने भी वज़राए आला आए हैं ना या वज़रा आते हैं यूजुअली, चाहे वो बुज़दार हों, चाहे वो उससे पहले शहबाज शरीफ हों, अभी हम वहाब साहब की एक मिसाल दे रहे हैं, ये सभी इन बारिशों में निकलते हैं। मुराद अली शाह भी निकला करते हैं। ये अपनी ये सबसे बड़ा काम हमारे वजीर ये करते हैं कि गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, जिससे उनको ये लगता है कि इंप्रेशन आता है कि एक अवामी आदमी है। बुज़दार साहब ने खुद चला के पिक एंड ड्रॉप, हाँ बिल्कुल पिक एंड ड्रॉप भी दी थी, फॉरगेटिंग दिस कि वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी चला रहे हैं, जो कि पॉसिबली सरकारी गाड़ी है और उस अवाम के टैक्स की गाड़ी है जिसके ऊपर वो पानी डालते हुए जा रहे हैं, इसको भूलकर। और फिर उसके बाद वो वीडियो भी बनाते हैं और फिर उस वीडियो को पोस्ट भी करते हैं। ये एक इंटेंशनल एफर्ट है लोगों को दिखाने के लिए कि हम कर रहे हैं। भाई आपकी एफर्ट ऑन ग्राउंड नजर आनी चाहिए ना। दुनिया में किस शहर के जो मेयर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो इस तरह से निकलते हैं एंड दे शूट अ वीडियो एंड देन दे पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में होता है या हो सकता है
है इंडिया में कुछ ऐसा होता हो और तो कहीं नहीं होता। अच्छा वो ना एक्चुअली मैं फिर भी बार बार कह रही हूँ कि उनके साथ ये गलत हो गया कि उनका डायरेक्टर नहीं सही था। नहीं, मेरे ख्याल में उनको बताना चाहिए उसके बाद कि कल जब वो निकले, इतना टाइम दिया उन्होंने, तो क्या उन्होंने कोई वाइपर से पानी अंदर किया क्या है? आप वजीर हैं, पता लगे ना कि मैं ये इनिशिएटिव करने निकला था, मैंने ये किया। कजाफी स्टेडियम ही अगर कल क्लियर करवा देते वजीर खेल साहब, तो मैं कहता इस वक्त भी वहां पे पंजाबी जी कहते लक पानी अभी भी खड़ा हुआ है वहां पे, कम से कम 2-3 फुट पानी अभी भी कजाफी स्टेडियम में है। तो पता नहीं वहाब साहब आउटिंग के लिए निकले थे या जिसके लिए भी निकले थे। रियली आपको तो सही आप बात करें, बट आई रियली फील बैड फॉर दिस गाय। मुझे बुरा लग रहा है कि उन्होंने अपने साथ भलाई करते करते कितना अपना मजाक बनवाया है। यू शुड फील बैड फॉर दैट मोटरसाइकिल वाला गाय। वो ऑब्वियसली आया है, लेकिन ये जो उन्होंने अपने साथ खुद कर लिया ना, इस पे मुझे हंसी आ रही है कि जो भलाई करने के लिए वो दिखा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो उनको उल्टी पड़ गई। और जिस तरह से वीडियो शूट हो गई, कल मैंने कमेंट्स पढ़े, आई एक्चुअली एंजॉयड द कमेंट्स के लोगों ने उनको किस किस तरह की बातें की हुई थी। लेकिन दैट्स सैड। ये हम सबको कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम हाँ भाई नेक्स्ट टाइम वीडियो सही से बनवाइएगा। सिर्फ डायरेक्टर अच्छा रखिए। इसी मशवरे के साथ आगे चलेंगे। हमने बड़ी खबर पे, हाँ जी बिल्कुल जाना है, बड़ी खबर। तेरह जमातें, बड़ा इत्तेहाद जल्द आ रहा है आपके नजदीकी पोलिंग स्टेशन के ऊपर, लेकिन कब आ रहा है ये हमें नहीं पता। सिर्फ 38 दिन बाकी हैं जी। सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं। लीगी कायद नवाज शरीफ साहब तकरीबन 3 साल लंदन में गुजारने के बाद सियासी तौर पर भरपूर तरीके से मुतहर्रिक हैं। पहले उन्होंने दुबई में पार्टी के अहम शख्सियात से मुलाकातें की और अब वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। वहां भी उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं और बहुत मुतहर्रिक है इस वक्त नवाज शरीफ साहब। ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर ही माइट बी कॉलिंग द शॉट्स, एंड कुछ लोग कहते हैं कि ही इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स राइट नाउ। अभी भी ये वाज़ेह नहीं है कि उनकी जो दुबई और सऊदी अरब में मुलाकातें हैं, इनका पर्पस पर्टिकुलरली क्या है। इत्तलात तो ये थी कि जो दुबई में एक निगरान सेटअप है, इस हवाले से फैसले होने हैं, लेकिन अभी भी इबहाम बहरहाल इस हवाले से मौजूद है। बिल्कुल, निगरान वजीर आजम कौन होगा? 12 अगस्त को असेंबली तोड़कर 60 दिन में इलेक्शन कराना है या 12 अगस्त से पहले असेंबली तहलील करके 90 दिन में इलेक्शन कराना है? नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं? कयास सराइयां तो ये भी हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुलाकातें हैं, इसमें इंतखाबात की तारीख और निगरान हुकूमत के लिए जो नाम है उस समेत अगले इंतखाबात में कामयाबी के बाद इक़्तिदार में आने के फार्मूले पर इत्तफाक हो गया है। मगर पीपल्स पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है और ये दावा किया जा रहा है कि दुबई में दोनों जमातों के दरमियान जो मुलाकातें हुई उसमें कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून जी मुख्तलिफ इशारे दे रही है कि आया अक्टूबर में इंतखाबात होंगे या नहीं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी वजीर है एहसन इकबाल साहब ने उन सबके कान उनकी स्टेटमेंट ने खड़े कर दिए। वो कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत चली जाएगी, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि वो इंतखाबात करा सकता है तो वो करा ले। मगर पीपल्स पार्टी ने यह वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि वो मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात चाहते हैं और दुबई में जो मुलाकातें हैं उसका मकसद ही अक्टूबर में आम इंतखाबात कराना है। एक राय इसमें यह मौजूद है कि गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी हो सकती है। एक राय मौजूद है कि वाकई इन पुराने पॉलिटिकल राइवल्स के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। इसी पे तो हमने तबसरा लेना है। एहसन इकबाल के बयान के बाद इंतखाबात से मुतालिक भी खदशात सामने आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत कानून साजी के बाद इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने और तारीख में तब्दीली का इख्तियार दे दिया है। सो अब ओबियसली इलेक्शन कमीशन के पास है ये इख्तियारात और इलेक्शन कमीशन पहले ही 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का ऐलान कर बैठा है। दूसरी जानिब सीनियर कानूनदान हामिद खान जो कि तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ की एक टीवी प्रोग्राम में उनकी नाअहली से मुतल्लिक एक मानी खेज बयान दिया है कल, अगर आपने देखा हो। नून लीग के बयानियों को इससे तक़वियत मिलती है। उन्होंने कहा जी एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बिफोर, नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला पहले हो चुका था, अदलिया को तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया और फिर जो टॉप के ऊपर साहब बैठे थे इसका फैसला करने के लिए उनके जरिए फैसला करवा दिया गया। दूसरी जाने मरियम औरंगजेब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के हवाले से बात की उन्होंने और उन्होंने कहा कि सोचा समझा एक मंसूबा था। इसी पे हमने तज्जिया लेना है दैट गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी क्या ये है और क्या वाकई ये पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं इनके दरमियान राइवलरी फिर से जन्म ले रही है। इस पे हमने बात करनी है। आमिर इलियास राना साहब इस ज्वाइनिंग अस। आमिर साहब गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब ये जो नवाज शरीफ साहब
के हवाले से, और ये जो इमरान ने अभी एक पॉइंट उठाया गुड कॉप बैड कॉप, और दूसरी जानिब ये जो पॉलिटिकल राइवलरी है इन दोनों के दरमियान, ऑब्वियसली अब ये इत्तेहादी हुकूमत है, इनके अपने अपने स्टेक्स हैं, अपने अपने कंसर्न्स हैं, ये जो लंदन और दुबई में मुलाकातें हो रही हैं किस तरह से आप समझ। नवाज शरीफ ने आज से 6 साल पहले जो दरखास्त दी थी कि उनकी और उनकी बेटी की लंदन से वापसी तक सजा या जो भी फैसला है सुनाने को रोक दिया जाए, और जज बशीर साहब ने उसे मुस्तरद कर दिया था और फिर वो सजा सुना दी गई थी, और फिर उसके ऊपर नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों आके अरेस्ट उन्होंने लाहौर में दी थी, आपको और हमें याद होगा। जी बिल्कुल ठीक है, मतलब इत्तेफाक से ये आज के दिन की बात हो रही है, और नवाज शरीफ की ही आपने सवाल पूछा है कि वो दुबई से सऊदी अरब चले गए और मरियम नवाज उनके साथ है। तो देखें इन 6 सालों में क्या फर्क पड़ा है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी तबाही हो चुकी हुई है, और हम हर तरह से एक ऐसे गिरदाव में फंस गए हैं कि जिन्होंने फंसाया उनमें से अक्सर मान चुके हैं कि हाँ हमने ये किया। अब हामिद खान साहब की लेटेस्ट गवाही आई कि जजों से फैसला सुनवाया गया। वो जो साहब बहादुर सारे कहते थे ना कि जी हम यहाँ इंसाफ दस्तक दे रहा है, आइन दस्तक दे रहा है, इनके लोग जो सारे के सारे जो आप देखे ना आसिफ सईद खोसा साहब, जिनकी कल मरियम नवाज ने बिल्कुल ठीक, मरियम औरंगजेब ने ठीक बात की कि फलसफा बयान किया कि हर फार्चून के पीछे दौलत हो, फलां ये है, डिमका सिसिलियन माफिया लिखा। तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया। मेरा ख्याल है आसिफ सईद खोसा साहब को खुल के सामने आना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे फैसले बोलते हैं, क्योंकि आपके ससुर साहब के फैसले में भुट्टो को फांसी हुई थी आज से कितने साल पहले, और वो कू हुआ था गुज़श्ता दिन यानी 5 जुलाई 1977 को तारीख वो थी, और उन्होंने माना आके कि हमें नौकरी प्यारी थी और हमने निकाल दिया। और आप भी चीफ जस्टिस रहे और आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो रेफरेंस जो सदारती रेफरेंस है वो अभी तक ताक में बंद रखा है, और आज भी बंद रखा है कि जिसको सजा देने वाले मान गए कि हमने गलत किया, आज सजा दिलवाने वाले मान रहे हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी भी क्लियर हो गए कि उन्होंने तारीख में सही मौके पे बतौर जज गवाही दी थी कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा था। ये जो मैं आपसे जिस सजा का जिक्र कर रहा हूँ कि उसको बरकरार रखना है, जमानत नहीं देनी, ताकि इलेक्शन नवाज शरीफ के जेल में ही गुजरे। ये है हमारा पाकिस्तान जहां हमने पहुंचाया। तो आज जब वो वहां मिल रहे हैं, बहुत लोग तनकीद करते हैं कि जी दुबई में क्यों मिलते हैं, लंदन में क्यों मिलते हैं, क्या उनकी पाकिस्तानियत खत्म हो गई है? मतलब अब तो गवाहियां वो आ गई ना कि वो कहते थे मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया और आप जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वहां पे अब आप मिल रहे हैं, जरदारी साहब गए हैं, बिलावल गए हैं, मरियम वहां गई हैं, इनकी मुलाकातें हुई हैं, खाने भी इकट्ठे खाए हैं, और सबसे ज्यादा जो गुफ्तगू हुई है वो सीट एडजस्टमेंट हुई है। और पंजाब इनका फोकस था कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि उन्हें खासा हिस्सा मिले, लेकिन नून लीग भी जहां थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि ओरिजिनल पीडीएम जब बना था तो तब भी मियां साहब ने ऑफर की थी। ओरिजिनल पीडीएम से मुराद हुआ है जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, और गुजरांवाला की तकरीर के बाद जब इनकी सिंध गवर्नमेंट का जाने का हुआ तो ये पीडीएम छोड़ के निकल गए थे, और बाद में आए जब अदम एतमाद में तो वो सिर्फ अलायंस की सूरत में आए कि हम पीडीएम के ताहदी हैं। तो नून लीग कह रही है कि फिर एमकेएम तो हमारी ताहदी होगी और आप और हमें मिलकर कराची में भी हिस्सा दें, और अंदरूनी सिंध भी जवाबन पीपल्स पार्टी की सीटों पे नून को एडजस्ट करें। ये गुफ्तगू हो रही है, और ये लड़ाई नहीं है, ये दो इत्तेहादियों के दरमियान में वो गुफ्तगू है जो सियासी लेन देन होता है। ये इनका ये भी हो सकता है कि ये आपस में तय भी कर लें, और ये भी हो सकता है कि आपस में इलेक्शन लड़ रहे हो, हमें नजर आए, क्योंकि पीटीआई कट टू साइज हो चुकी भी है। मजीद अभी शायद अगले हफ्ते परवेज खट्टक का एक बड़ा ग्रुप अनाउंस हो जाएगा, तो पीटीआई जितनी भी बचेगी वो इलेक्शन लड़ेगी। पंजाब के अंदर उनका वोट बैंक मौजूद है, फुल टाइम इमरान खान फंस गए हैं, और उनका मुस्तकबिल क्या होगा नहीं पता। आज भी उनका इस्लामाबाद के ये जो आपने थोड़ी सी चल रहा है, माजी करीब की जो तारीख आपने बयान की है, इससे इत्तेफाक करते हुए जो कि वाक़यात हमने भी देखे हैं, और आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत वाक़यात ऐसे ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम थोड़ा सा डिटोरिएट नहीं कर रहे। आमिर इलियास राना साहब, हम दो सियासतदानों और जुडिशरी का तो जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक तीसरा फैक्टर भी रहा है जिसने ये सारी चीज़ें प्लान की हैं, जिसने सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की हैं, और हम हर दफ़ा, हमसे मुराद सियासतदान ये कर लेते हैं, आपस में लड़ लेते हैं और उन फैक्टर्स को एड्रेस नहीं करते जिनकी वजह से ये हुआ। आई थिंक सो ये होना चाहिए, अब तारीख को दुरुस्त होना चाहिए, कहीं ना कहीं वहाँ भी सवाल होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि चूंकि ताकत और इख्तियार उनके पास था, जिसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। एक जनरल बाजवा की पूरी इंटरव्यूज की सीरीज हमारे यहाँ जावेद चौधरी साहब के कॉलमों में आई कि हम किस तरह इमरान खान फरमाइश करते थे कि न सिर्फ नाहल करना नवाज शरीफ को बल्कि जेल में भी डालना। उन्होंने माना कि हमने ये काम किया।
जनरल फैज ने भी एक जगह जवाब देके उस बात की तस्दीक की कि वो अपने बॉस के कहने पे ये काम कर रहे थे। तो DGISI और DGISPR ने पिछले साल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने बताया कि हमारा इदारा ये सियासत करता रहा और अब हमने फैसला किया है और आइंदा आने वालों के लिए मिल के बैठ के फैसला किया है, जो हमारे लोग ऊपर आएंगे, कि हमने ये काम नहीं करना। आपको और मुझे याद होगा, ये बहुत पुरानी बात नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक। अगर जवाब नहीं आया, जो मैंने जैसे कहा आसिफ सईद खोसा साहब का नहीं आया, अदलिया की तरफ से नहीं आया जवाब कि वो जिनके ऊपर आज पीपल्स पार्टी और नून लीग बाकायदा सहूलतकारी का इमरान खान साहब के लिए इल्जाम लगाती है कि गुड टू सी यू के तौर पे एक मुलजिम को जजों के गेट से बुलाया गया, उनको वजाहतें देनी पड़ रही हैं चीफ जस्टिस साहब को मुसलसल, लेकिन सिर्फ उस अमल की कह रहे हैं कि मैं हर एक को गुड टू सी यू कहता हूं, लेकिन वो मुलजिम नहीं होते, उनको इस तरह नहीं बुलाया जाता। तो ये जिम्मेदारी अब इस बड़े इदारे पे भी आती है कि ये भी अपनी तारीख को दुरुस्त करते हुए, और मेरा तो मुतालबा बड़े दिनों से ये चल रहा है कि ये अदलिया हो, फौज हो, सियासतदान हो और सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, इन सबको डी चौक में लाइव माइक लगा के बिठा दिया जाए कि बताओ क्या क्या किया इस मुल्क के साथ, ये मुल्क यहाँ कैसे पहुंचा, और आइंदा के लिए फिर तौबा ताइब होके लाहे अमल बनाए। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी इस मुल्क को इस इवेंट का मेजबान कौन होगा? आप समझ ये जो आप इवेंट कह रहे हैं, इस शो का मेजबान कौन होगा? मैं आपको बताऊं, इसका मेजबान मीडिया भी हो सकता है, इसके मेजबान वो वकला भी हो सकते हैं। जैसे हामिद खान ने कहा कि जब मुझे पता लगा कि ये मामला तो कुछ और है, खोसा साहब तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि केस में हैंडल कर लूंगा, तो मैं पीछे हट गया उस केस से। इस किस्म के अली अहमद कुर्द जैसे लोग होंगे जिनके ऊपर बहुत उंगलियां उठती हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ लोग हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी तो है ना। ठीक। ये कोई तय तो करे, बहुत लोग मिल जाएंगे आपको और हमें, बहुत पुराने सीनियर सियासतदान भी मिल जाएंगे, लेकिन ये अब अदलिया बड़ा, मैं आपको बताऊंगा, आज चीफ जस्टिस जाने से पहले ये कदम उठा लें वो खुद मेजबान हो जाएंगे, हो सकते हैं मेजबान, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस पाकिस्तान को चलाने के लिए सच बोलना होगा। वो जो कहते हैं ना, सच और झूठ का आपको कमीशन बनाना होगा, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का, कि आइंदा के लिए हम जो दुनिया से मांगते हैं, हमारे लोगों का अपना, मतलब मैं और आप जब कहते हैं कि जी हमारे ऊपर तो टैक्स बढ़ गया और ये जो 1 जुलाई से नया आया है, हम सब कुर्बानी के लिए तैयार हैं। एक होती है वो जो आप जबरी ले रहे हैं, लोग आएंगे लेकिन फैसला करें। राना साहब, ये जो इश्क है ना, ये सच और झूठ के दरमियान कुछ होता है, जो आप कह रहे हैं ना, इसका फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, अब सब दूसरी जानिब अभी हम बात कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुख्तलिफ बयानिया रहा है, और अब जब आम इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज, मुख्तलिफ अपने जो आइंदा के लाएअमल के हवाले से दावे किए जा रहे हैं। नून लीग का बयानिया यही है कि जो मुल्क की सियासत है वो नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसके नागुज़ीर है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ इस अमल से हमें कुछ खास, अब आपको पता है साइट पे ही है, इस्तेकाम पार्टी अपने तौर पर आई है। सो इन तमाम सियासी जमातों का जो आपको लगता है मंशूर है, ये इस सिचुएशन में जब इकॉनमी इतनी क्राइसिस में है और तमाम चीज़ें जो मुश्किल में हैं, उसमें ये बयानिया आवाम के लिए एक्सेप्टेबल होगा या आवाम इसको बाय करेगी? देखिए, जब आपने कहा ना, तो मैं स्माइल इसलिए दे रहा था कि आपने कहा इस्तेकाम पार्टी अपने तौर पे आई है, तो फिर तो सारे ठीक कह रहे हैं। और फिर आपके जहन में होनी चाहिए कि इमरान खान भी रेड लाइन था और है पीटीआई के लोगों के लिए। यहाँ लीडर्स के लिए सबके साथ एक जैसे जज्बात होते हैं। अगर पीएमएलएन ये कहती है कि नवाज शरीफ के बगैर सियासत नहीं है, तो उनको पता है कि इनके बगैर आप इस इलेक्शन के लिए तो है फिलहाल, और जा नहीं सकते। राना साहब, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में सब पार्टियां ये कहती हैं, और आप और हमें ये यकीन करना चाहिए कि अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आईएमएफ की डील जो है वो है ही मशरूत इस तरीके से कि आपको इलेक्शन में जाना है, और इलेक्शन नवंबर के आखिर पहले हफ्ते में, मुझे पहले हफ्ते के आखिर में होते हुए नजर आ रहे हैं कि ये 2-3 दिन पहले, मतलूबा तारीख से 13 से पहले शहबाज शरीफ साहब असेंबली तोड़ देंगे कि 90 दिन बाद इलेक्शन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, हमें ये देखना है कि उस वक्त फिर एस्टेब्लिशमेंट और निगरान हुकूमत होगी, अदलिया होगी। अगर ये आगे जाएंगे इलेक्शन को, एक तो इक्तिसादी सूरत हाल का जवाब सबसे पहले जो फैसला करेंगे उन्हें देना होगा कि कितनी मिन्नत तरला करके तो आप आईएमएफ को लेके आए हैं, अब आप इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम सियासत से हटना चाह रहे हैं, तो इसका रास्ता भी देना चाहिए, लेकिन वॉच आप और हम ही कर रहे होंगे, बचे हुए होंगे जो भी वो बात करेंगे। दूसरी बात ये होगी, अगर इलेक्शन लंबे हो गए, फिर ये जो आज खान साहब बात नहीं कर रहे, ये भी, और जो पीडीएम
के पार्टियां हैं जो सब इनको वजीर आजम के तौर पे कहते थे कि आप मिसाके मईशत कर लें, ये मिसाके ट्रक करेंगे, ये सब एक ही ट्रक पे खड़े हो। अच्छा, एक ही ट्रक। महमूद अयाज, ठीक है। हम सब टाइम बहुत कम है। कल जब शहबाज शरीफ साहब सीपैक की 10वीं सालगिरह थी MOU की, उससे जब उन्होंने स्पीच की परसों आई बिलीव, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ बार बार प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया। इससे हम क्या समझें? फॉर्मर नहीं कहा, पता है कि मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं। नहीं, आपको पता है कि सदर जरदारी कहते हैं बिलावल भुट्टो, उनकी पार्टी की कुछ और लफ्ज यूज नहीं, उनके वो ना सदर हैं, चेयरमैन वो खुद है बिलावल भुट्टो, लेकिन वो कहते हैं सदर जरदारी, और पूरी पार्टी भी वही कहती है। तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का कहने का मतलब वही होता है कि जी देखिए मैं जो बैठा हूँ उसकी वजह से बैठा हूँ, और आने वाले वक्त का वो इशारा, जैसे मियां जावेद लतीफ ने भी कल कहा कि चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर हम बनाएंगे। और परसों मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ आरिफ चौधरी बड़े मारूफ वकील हैं और बड़े इमरान खान के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ पे तनकीद करते हैं। वो कहते हैं जब मरियम नवाज का फैसला आया था बरी होने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसमें उन्हें कहा गया था कि ये मनी ट्रेल नैब ने फराहम करनी थी, और हम नवाज शरीफ से भी ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये एहतसाब अदालत में सवाल होना चाहिए था। आपने कोई पेपर अथेंटिक लगाया ही नहीं कि ये मलकियत नवाज शरीफ की है या मरियम की है। जो पेपर था वो हवा में आया हुआ था, ना वो फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड था, ना वो हमारे जो लंदन में हमारा हाई कमीशन है ठीक है आमिर साहब, इसी बुनियाद पे उड़ा दिया गया था। तो अगर नवाज शरीफ जब अगस्त में आते हैं, सही है, तो मेरा ख्याल है वो 1-1.5 हफ्ते में उन कानूनी मुश्किलात से निकल जाएंगे जिसके तहत वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते अगर आते हैं। ठीक है आमिर इलियास, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर साफ़ी और तजियाकार हमारे ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना सियासी सूरत हाल पे इज़हार ख्याल कर रहे थे। आपसे ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है आपकी मुलाकात कुछ एक्सप्रेसो हीरो से करवाने का। ऑफ एंड ऑन हम ऐसे स्टूडेंट से या ऐसे पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं जो अपनी फील्ड के अंदर कहीं पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कोई पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करे और हमारा मेहमान न बने। आज हमारे मेहमान है जी कुछ स्टूडेंट्स जिनकी से इनका ताल्लुक है। उन्होंने अमेरिका में कामयाबी हासिल की है और यहाँ पे अमेरिका में ऑफसी की जानिब से एक 21वीं सालाना स्टूडेंट बगैर पायलट एरियल सिस्टम्स कंपटीशन था। यहाँ पे पाकिस्तानी तलबा ने 72 ममालिक में से एक कहना चाहिए कि पोजीशन हासिल की है, उनको ज़ेर किया है और द डॉन जिगर टेनेसिटी अवार्ड अपने नाम किया है। ये ड्रोन है जो इन्होंने बनाया है, बगैर पायलट के चलता है, इसको रेस्क्यू ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, 40 मिनट तक परवाज कर सकता है और 20 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये इनका प्रोजेक्ट था जिसको दुनिया के सामने इन्होंने डिस्प्ले किया और दुनिया ने इसको एक्नॉलेज किया। इसके पीछे क्या मिशन था और ये कैसे हुआ, इसी पे बात करनी है। और हमारे साथ 4 जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं इस टीम के, वो मौजूद हैं। टीम स्विफ्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले हम तारुफ करवा देते हैं, हुज़ैफा अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ द ग्रुप लीडर, और इसके साथ साथ ज़ईम तौकीर हैं जो कि टीम मैनेजर हैं, इसके साथ साथ मुकद्दस मुनीर हैं जो कि टीम कैप्टन हैं, एंड देन अब्दुल्ला रिजवान हैं जो कि डायरेक्टर ऑटोमेशन है। आप चारों को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा जी, सबसे पहले तो अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आप में से कोई भी करना चाहे, देन उन फर्दर डिस्कस कि ये जो कंपटीशन में आप लोगों ने पोजीशन होल्ड की है, ये किस तरह से हुआ, क्या क्राइटेरिया था। टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली ये था कि इस साल हमने इस टीम को इनिशिएट किया था। जो पाकिस्तान से पहली दफ़ा समवन पार्टिसिपेटेड इन दिस कंपटीशन। सिंस इट्स वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, ड्रोन जो है वो काफ़ी लोग बना रहे हैं, बट उसको इस लेवल पे ऑटोमेट करना, कंपेनियन कंप्यूटिंग के साथ उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगाना, all of that, and keeping the entire mission autonomous and automated detection and obstacle avoidance, all of that our drone was capable for all of that. अच्छा, that's really great. अच्छा, मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस कंपटीशन में आए होंगे वो अपना बेस्ट प्रोडक्ट ऑब्वियसली लेकर आए होंगे, और उन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं इन सभी फैक्टर्स को लेकर आया गया होगा, क्योंकि आजकल के जदीद दौर के अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने बताया, उसका जो भी ऑटोनमस सिस्टम है, उसके जो कंट्रोल्स हैं, ऐसा क्या था जिसने आपकी प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाया बाकियों से एंड आप अलहदा ठहरे? जी, तो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑटोमेशन पे जितना काम था,
हमारा ड्रोन जो है वो केपेबल है कम्प्लीटली एक ऑटोनोमस मिशन के, एक ऑटो पायलट उसमें इंस्टॉल्ड है। Okay. उसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर है जो कि जेटसन नैनो है, जिसको अब्दुल्ला ने लुक आफ्टर किया है। अब्दुल्ला आपको ही विल टेल यू मोर अबाउट द जेटसन नैनो। तो बेसिकली हमारा ऑन बोर्ड कंप्यूटिंग होती है ड्रोन के ऊपर, तो थोड़ा सा loud अब्दुल्ला। नैनो यूज़ करते हैं, जिसमें हमने जी उसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स लगी हैं और डाटा साइंस यूज़ होती है। इससे हम इमेज डिटेक्शन करते हैं और ये हम ड्रोन बेसिकली रेस्क्यू मिशंस के लिए मोस्टली यूज़ होता है। अच्छा, आप चारों टीम मेंबर्स का जाहिर है अपना अपना रोल है, जिस तरह से अब्दुल्ला बता रहे हैं। हम चाहेंगे हमें इसके साथ साथ मुकद्दस और ज़ईम भी अपने रोल के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि टीम में जो इनपुट है, एंड देन विल टॉक अबाउट दिस अवार्ड, कि इस अवार्ड के हवाले से भी आप बताइएगा। अच्छा, मैं टीम मैनेजर हूँ टीम स्विफ्ट का। तो मेरा जो बेसिक रोल है, मैं मंथली गोल सेट करता हूँ। उसके अलावा मैं डे टू डे ऑपरेशंस देख रहा होता हूँ कि जो हमारी टीम में 20 बंदों की टीम हमारी, कि हर कोई अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं। उसके अलावा मैं फैब्रिकेशंस देखता हूँ, जो हम लोग एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं, ड्रोन्स की फैब्रिकेशन जो है वो लुक आफ्टर करता हूँ। उसके अलावा मैं स्पॉन्सरशिप और फाइनेंसेस भी टीम की उज़ैफ़ा अंसारी के साथ मैनेज कर रहा होता हूँ। बॉस ज़ईम, ये कह सकते हैं हम। He's the backbone. Yes, Zaim, who's been the most tough contestant या participant इन सारों के अंदर, जिसने आपको बड़ा ही tough time दिया चीज़ें मैनेज करने में? सही बताना। ऑनेस्टली सारी टीम बहुत अच्छी थी, कंपटीशन काफ़ी डिफ़िकल्ट था, सभी ने हमें टफ टाइम दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी एफर्ट अच्छी खासी थी। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की थी इस पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिवॉर्ड मिला। समझे नहीं, इमरान ने आपकी 20 लोगों की टीम में से पूछा था कि कौन सबसे ज्यादा तंग करता था या जिससे काम करवाना बड़ा मेरी तरह का मुश्किल था? कौन था जो काम नहीं करना चाहता था और आपने करवाया उसे, गोल्स अचीव करवाए? मैं इमरान साहब को जवाब में देता हूँ। सबसे ज्यादा हमें कैप्टन ने तंग किया था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती थी ताकि सारा मिशन हमारा ऑन टाइम हो। मुकद्दस, ये क्यों आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है? आप इसको डिफेंड करना चाहेंगी, सफाई देना चाहेंगी कुछ? नो आइडिया। अच्छी बात है, स्ट्रिक्टनेस इज नाइस। That's really nice. नहीं, this is how it should be. मुकद्दस, आप बीइंग कैप्टन कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? और दूसरा मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल माइंड में आ रहा था कि ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से लिया? I mean, जब आपने इसको प्रोजेक्ट को शुरू किया, बेसिकली आइडिया किसका था कि हम कुछ इस किस्म का प्रोडक्ट डेवलप करते हैं? ओके, बेसिकली मैं कैप्टन हूँ और मैं टीम को लीड करती हूँ। मैं डिज़ाइन और ऑटोमेशन को ओवरव्यू करती हूँ। उनकी भी ख्वाहिश होती है कि इंटरनेशनली रिकग्निशन मिले, तो क्राइटेरिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या है? टेनेसिटी अवार्ड का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इट्स बेसिकली गिवन फॉर नॉट गिविंग अप। तो उस दिन जो कंडीशंस थी एट द डे ऑफ द कंपटीशन, तो बहुत ज़्यादा विंडी था उस वक्त, रेन की वजह से भी डिलेज आए थे। आई वॉज द सेफ्टी पायलट ऑल्सो। तो जो मैं जब फील्ड पे गया तो आई सॉ कि द कंडीशंस आर वेरी बैड टू फ्लाई। उस दिन सेफ्टी इंस्पेक्शन में ही जो है वो 6 जहाज रिजेक्ट हो गए थे टू फ्लाई बिकॉज ऑफ द हार्श वेदर कंडीशंस। उसके अलावा ये कि जब हम फ्लाई करने गए तो 4 क्रैशेस हुए हैं हमारे सामने ऑफ अदर टीम्स। और जब इतना इंटरनेशनल स्टेज सेट होता है तो ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है आपकी टीम पे। तो द अवार्ड वी गॉट वाज फॉर नॉट गिविंग अप डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप्स। ग्रेट यार, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये जान के, और आपको एक बार फिर, और आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को बहुत मुबारकबाद। कितना सपोर्ट रहा फैमिली का इसको लेकर, और ख़ास तौर पे आपके इंस्टीट्यूशन का? बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा आपके लिए? हमारे जीआईके इंस्टीट्यूशन का बहुत सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। इसके अलावा हम डे टू डे बेसिस पे लैब्स रिक्विजिट कराते हैं। इस तरह हमें फ़्लाइट की भी इजाज़त दी जाती है, हमें फाइनेंशियल हेल्प बहुत मिलता है। तो जीआईके इंस्टीट्यूट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह दे विल कंटिन्यू टू सपोर्ट अस। अच्छा, ऑब्वियसली जिस प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करें, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी होती है, आप इसको अपग्रेड भी करते हैं। सो डू यू गाइस हैव एनी प्लान कि आप इसको फर्दर किसी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए मज़ीद इसको मॉडिफाई करेंगे या बेहतर करेंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? डेफिनेटली इंशाल्लाह कॉन्स्टेंटली हम रिसर्च भी कर रहे हैं साथ साथ।
अभी मटेरियल एडवांसमेंट पे भी हम काम कर रहे हैं. फॉर नाउ वी आर यूजिंग कार्बन फाइबर फ्रेम, बट एज टाइम प्रोग्रेसेस इंशाल्लाह वील लुक फॉर समथिंग एल्स आल्सो इन द फ्यूचर. उज़ैफा, क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर? दुनिया सारी शिफ्ट करी है. कोविड के अंदर हमने देखा कि ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी. इवन कुछ तो फूड डिलीवरी तक ड्रोन से की जा रही थी. दिन पाकिस्तान में फ्लड्स बड़े आते हैं, ह्यूमन एक्सेस आसान नहीं होता है. वो भी एक ऐसा फैक्टर है. क्लाइमेट चेंज का हम शिकार भी हैं, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल या उनकी इंपॉर्टेंस तो बढ़ रही है. लेकिन हम अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं, इसका क्या फ्यूचर आप बीइंग स्टूडेंट देखते हो और अपना भी फ्यूचर इसमें देखते हो आप? डेफिनेटली बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई है. जैसे आपकी एविएशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है ड्रोन्स. और इसमें फ्यूचर इसका, एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, फ्यूचर इसका ऐसा है कि हमारा जो मकसद था ड्रोन्स को पाकिस्तान के तरफ से रिप्रेजेंट करना, हम अभी तक उसमें अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुए हैं. फॉर द फ्यूचर हमारा प्लान ये है कि इसको हम सिविलियन इंडस्ट्री में भी लेके आएँ. मिलिट्री हमारी ड्रोन्स यूज़ कर रही है, शुरू कर रहे हैं, तो हम सिविल इंडस्ट्री में भी इसको लेके आना चाह रहे हैं. स्पेशली रेस्क्यू मिशंस के अलावा, जैसे फ्लडिंग हुई रिसेंट टाइम्स में, तो उसमें हमारा ड्रोन केपेबल है अप टू 15 kg का पेलोड. ब्रिलियंट आइडिया, और आप अल्लाह करे इसमें एग्जीक्यूशन में भी कामयाब हो. थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा ज़ईम मुकर्रम अब्दुल्ला. टीम स्विफ्ट हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात कर रहे थे. अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहें. बिल्कुल वक्त हुआ चाहते हैं हमारे सेगमेंट सफर है शर्त का. वकार अहमद मलिक साहब आज सैर करवा रहे हैं हमें हरचंद अजायब घर की, इसकी दिलकश इमारत की, और बता रहे हैं इसमें मौजूद कुछ कीमती नवादिरात के बारे में. सो लेट्स वॉच सफर है शर्त. बेंगलुरु से जब हम नीचे उतरते हैं 22 किलोमीटर, सिर्फ 22 किलोमीटर नीचे, तो यहाँ पे एक ऐसी वादी आती है लासपुर, और उसके अंदर जो सबसे पहले जो हरचन आता है, इतना खूबसूरत है. फितरी हुस्न में इसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती. इसकी जो फील्ड्स हैं यहाँ पे, एक तो लैंड की फरावानी है और दूसरा पानियों की फरावानी है. और जहाँ पे भी वैलीज में लैंड और पानी, ये दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है वैसे ही वो जगह जो है उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती. बात यह है कि जब हम बाइक से नीचे उतर रहे थे, और ये तकरीबन हमें इस वक्त 1300 किलोमीटर हो चुके हैं मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हुए, और जब हम नीचे उतरे तो अचानक मेरी जो निगाह है वो सड़क पे चलते हुए एक बोर्ड पे पड़ी, और वो था म्यूज़ियम लिखा हुआ. और बहरहाल एक दूर अफ्तादा वादी है, तो मेरे लिए बहरहाल हैरान कुन था कि यहाँ पे कैसे कोई म्यूज़ियम हो सकता है. लेकिन जब मैं अंदर आया तो मालूम हुआ कि इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर, इतना खूबसूरत म्यूज़ियम जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती. इतना खूबसूरत म्यूज़ियम है, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, और मेरे कम से कम ये नॉलेज भी नहीं था. और सफ़र है शर्त जब हम कहते हैं अपने प्रोग्राम को, तो ये शर्त जब आप पूरी करते हैं तो फिर इस तरह की खूबसूरतियाँ जो है वो आपकी किस्मत या मुकद्दर का हिस्सा बनती ही बनती हैं. मेरे साथ अमीरुल्लाह साहब हैं, जिन्होंने, जो इस म्यूज़ियम के मालिक ओनर हैं, जिन्होंने अपनी 35 साल ज़िंदगी की बहुत सारा मेहनत की है इस म्यूज़ियम पे. ये ऐसे ही इतना खूबसूरत नहीं बन गया. मैं चाहता हूँ कि हम उनसे बात करें, उनसे पूछें कि इसके पीछे कितनी मुशक्क़त, कितनी मेहनत और क्रिएटिविटी वगैरह ये शामिल है. अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका. आप बताइए कि ये इस म्यूज़ियम को कितना अरसा लगा बनने में? सर, मेरा नाम अमीरुल्लाह खान यफ्ताली है. मुझे लोग यफ्ताली के नाम से पुकारते हैं. ठीक है, जानते हैं, पहचानते हैं. जहाँ तक म्यूज़ियम का ताल्लुक़ है, मैं तकरीबन 30-35 साल की जुदीशत में, बचपन से इसे मैं कराची में एसएम कॉलेज में पढ़ता था. उस बात कराची से ही म्यूज़ियम देखना, यही चीज़ें, फिर लाहौर में आ गया, फिर पेशावर में, इस्लामाबाद में, क्या नाम है उसमें, रावलपिंडी में, मुख्तलिफ़ जगहों पे आकर ये मेरा बचपन से ही शौक़ था. आपने इस म्यूज़ियम की कलेक्शन कैसे की? ये जो कलेक्शन ये इस गाली में था, मेरे बंगले के जो साथ गेस्ट हाउस है. ठीक है. और एक दिन यहाँ एक डॉक्टर ज़ारा हुसैन तशरीफ़ लाई, एक मेजर की बेटी है इस्लामाबाद से. वो लंदन में डॉक्टरेट कर रहा था इस म्यूज़ियम का. तो उसने आकर ये सारा सामान देखा. फिर एक RSP वालों ने मेरे साथ रब्ता करके उसको लेकर यहाँ आए. उन्होंने ये कलेक्शन किया, और ये जो मकान बना है ये ताजिकिस्तान का नक्शा है. अच्छा, ये बहुत हैरान कुन है. यानी इस तरह का आर्किटेक्चर नज़र नहीं आता. और सबसे जब जैसे हम एंटर होते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ जो हैरत में आपको मुब्तला करती है अपनी खूबसूरती के हवाले से, उसका आर्किटेक्चर है. ये आपने मतलब प्लानिंग की थी कि मैं इस तरह का बनाऊंगा, और या आप मुतासिर हुए थे? बचपन से ही मेरा प्लानिंग था ताकि किसी तरह इस बैकवर्ड एरिया में मैं कोशिश करूंगा. ये जो बिल्डिंग का नक्शा है,
ये आपके ज़हन में बिल्डिंग था? का नक्शा यही है कि मैं आपको सच बताऊं कि ये डॉक्टर ज़हरा हुसैन अच्छा, की है। उन्होंने किया। अच्छा। क्योंकि ये ताजिकिस्तान का नक्शा है। ताजिकिस्तान में जो म्यूज़ियम है वो वो गवर्नमेंट की म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा होगा, मगर वो नक्शा उधर का है, कलेक्शन उन्होंने किया था। बाकी ये है कि ये सामान मैंने उसको सामने रख दिया, जो उनको नहीं आता था कि ये क्या चीज़ है, क्या नाम है, ज़्यादातर उसको नहीं आता था। फिर जो जिस तारीख में यान ऐसी यूनिक चीज़ें हैं मेरे पास, वो किसी भी दुनिया के किसी भी म्यूज़ियम में नहीं है। तो अमीरुल्लाह साहब ये बताइए कि आपके पास कोई डेटिंग का भी है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, कोई तो उसका है उसमें हमने जो मालूमात हासिल की थी, जिससे ख़रीदा था या जिससे लिया था, उसका जो आर्किटेक्ट्स वगैरह आकर नहीं देखे हैं, और उसमें हमने उनका अंदर इंग्लिश में उनकी तारीख लिखे हुए हैं। अच्छा, तो ये जो म्यूजियम आपने बनाया है, इसके कोई माली मकासद हैं या मतलब आप ये कोई इस तरह की है या क्या है? ये मतलब बिल्कुल प्योर चित्राल से मोहब्बत का एक मज़र है। जहाँ तक माली वसाइल का ताल्लुक है, अगर मैं इन चीज़ों को भेजूँगा, पर साल भी ये कायरा साहब के भाई के साथ कोई एक सत्कार यहाँ आया था, वो 6 करोड़ रुपए मुझे पेश किया था। मैंने उसको कहा कि 6 अरब रुपए भी दे देंगे, मैं नहीं दे दूंगा, क्योंकि मैं गिलगित और चित्राल की कल्चर और सकाफत को ज़िंदा रखने और अपने नाम को आइंदा ज़िंदा रखने के लिए बनाया। मैं कल तो नहीं होऊंगा ना, मेरा नाम रहे। मैं अगर ये कहूँ कि चित्राल जो है वो एक तो आपके दिल में है और एक ये इस इहाते में है, यानी पूरे का पूरा चित्राल आपने इस इहाते में बंद कर दिया है और बाकी चित्राल आपके दिल में तो है ही है। दिल में है। मैंने चित्राल को ऐसे, अभी मेरी जो नौजवान नस्ल है, किसी को भी ये अंदर जो चीजें हैं, इस गांव में जो चीजें थे, वो इन बच्चों को पता नहीं है, नहीं पता। या आना कर मुझसे पूछते हैं। मैं आपको बताऊं, म्यूजियम जितने पूरी दुनिया में म्यूजियम्स होते हैं ना, बच्चों की तालीम के लिए सबसे अहम तरीन जो किरदार अदा करते हैं वो म्यूजियम करते हैं, क्योंकि वो आंखों से चीजों को देखते हैं ना। किताबें अपनी जगह पे। कल यहाँ वो आगा खान का यूनिवर्सिटी का MD आया। अच्छा। उसने मुझसे पूछा कि अफ्तारी साहब ये कि बच्चे यहाँ आते हैं। मैंने कहा यार बच्चों को तो मैंने फ्री छोड़ा हूँ, हर ईद में मुझे आते हैं, अभी भी आते हैं, मैं किसी से पैसे ले। जब मैं यहाँ बैठता हूँ, अपना किताब देखता हूँ, कुछ राइटिंग करता हूँ, मजमून लिखता हूँ, तो बच्चे आते हैं, उनको वो नौकर को कहता है यार इनसे पैसा बन ले लो। ठीक है, ठीक है। तो बाकी आपने इसकी जो देखभाल है, इसकी जो क्या कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, इसकी देखभाल के लिए आपने कुछ वाजबी सा टिकट रखा हुआ है? मैंने यहाँ वो टिकटिंग सिस्टम है, उसमें बच्चों के लिए 20 है, यूनिवर्सिटी के लिए 50 है, और एडल्ट पाकिस्तानी के लिए 100 है, और अंग्रेज़ों के लिए मैंने एक $5 किया था। बाद में राना साहब इस्लामाबाद वगैरह मीटिंग है, ये हमारे महंगा हो रहा है, तो 500 लगाया। 2018 से यही रेट है। आर्मी के लिए निस्फ है, और मतलब ये है ना कि ये गाइड के लिए, और उनके लिए फ्री होगा, गाइड के लिए फ्री, उनका भी फ्री, क्या नाम है, अखबारी नुमाइंदों का फ्री। और मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी भी है ना, क्योंकि इसी तरीके से आप इसकी देखभाल, इसकी जो जितने मामलात हैं वो कर सकेंगे। चित्राल को आप कैसा समझते हैं कि अभी टूरिज्म के हवाले से चित्राल तरक्की कर रहे हैं? आप देखें यहाँ से बुनी तक ब्लैक टॉक नहीं हुआ है, 50 किलोमीटर। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह काम हो रहा है तो आपको तवक्कुत तो होगी कि अगर ये बन गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीद पर दुनिया आबाद है। ये बताएं कि यहाँ पे जो चित्राल है, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज अभी थोड़ी कम है, बहुत कम है। सिर्फ फैसिलिटी आप अंदाजा लगाएंगे, इसको तो छोड़ दें। चित्राल प्रॉपर से 35 किलोमीटर कैलाश वैली जी, वहाँ भी रोड ऐसी है ना। हाँ जी, रोड नहीं, रोड के अलावा मतलब जिस तरह कहते हैं ना होटल वगैरह से वो ज्यादा है, वो उधर ज्यादा है, लेकिन यहाँ भी बनने शुरू हो गए गेस्ट हाउस, मगर इधर भी गेस्ट हाउस यारचीन में भी हैं, आगे ब्रुक में है, सोलासपुर में भी है, नीचे मस्तूज में तो बहुत ज्यादा है। तो इसमें लोगों ने अभी आगाह होकर शुरू कर चुके हैं। लेकिन उम्मीद तो यही कही जा सकती है कि अगर ये सड़क बनती है तो ये पाकिस्तान का नाजरीन टूरिज्म के हवाले से एक बहुत ही अहम डेस्टिनेशन या एक बहुत ही अहम चीज़ होगी। उसकी वजह यह है कि ये एक राउंड ट्रिप बनता है। आप जब भी निकलते हैं, मिसाल के तौर पे हम इस वक्त एक राउंड ट्रिप कर रहे हैं, हम कराकरम हाईवे पे आए, गिलगित आए, फिर पूरी गिजर वैली को करते हुए शंदूर, और अब हम नीचे उतर रहे हैं चित्राल वाली साइड पे, और फिर उसी तरह वापस हम पिंडी की जानिब जाएंगे और फिर लाहौर। तो ये एक बड़ा अच्छा राउंड ट्रिप बनता है जिसमें आप फितरी हुस्न को अपनी औज पे देखते हैं, कल्चर को औज पे देखते हैं, इंसानों की खूबसूरतियों को औज पे देखते हैं। मतलब कमाल चीज़ जो है, जितना भी सकाफती मामलात हैं, जितने भी बहुत बहुत ही आला है। तो ये जो म्यूज़ियम है, ये
बहुत इसने मुझे मुतासिर किया है। तो जब भी आप आएँ तो जो लासपुर में हरचन है जो कि पुराना दारुल खिलाफा था और बहुत ही अहम सियासी हवाले से मरकज़ रहा भी है और है भी है, तो इसमें ज़रूर आइएगा। इसकी जो लैंडस्केप है उसको ज़रूर देखिएगा। खूबसूरत लश ग्रीन फील्ड्स हैं, दरख्त हैं, फलदार दरख्त हैं, और फिर ये म्यूज़ियम और ये आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स हैं बहुत ही खूबसूरत। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी, और आपको पता है कि एक्सप्रेसो हीरोज़ हमारे पास आते रहते हैं, और अब चूंकि डयाना अवार्ड की हमने कल भी बात की थी और आज भी हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं वही है डयाना अवार्ड, लेकिन ये मिला है समाजी खदमात के हवाले से ईशा मेहताब को, जिन्होंने 17 साल की उम्र में जी द मिरर की बुनियाद रखी, जिसमें ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया गया, जिसमें वो मुख्तलिफ उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए जिनमें सेल्फ डिफेंस हो, तालीम हो, उसके अलावा मेंटल हेल्थ हो, फीचर फिल्म्स हो जो एक इम्पैक्टफुल किस्म की फिल्म्स हो। उसके ज़रिए उन्होंने कोशिश की कि 400 से ज़ायद जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं या दीगर लोग हैं, उनको मुतासिर किया गया, उनकी ज़िंदगियों में बड़ा असर डाला है। इनका ये प्रोजेक्ट द मिरर है क्या, और इस बेस पे इनको जो डयाना अवार्ड दिया गया उसके हवाले से भी बात करेंगे। ईशा मेहताब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ईशा, वेलकम। क्या आप ठीक हूँ? ईशा, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस अवार्ड। कैसा लग रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है? आपका जो एक बेबी था जिसको आपने इतना उस पर काम किया, मेहनत की, उसने आपको एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट दिया। हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई एम एक्चुअली वेरी ऑनर्ड, क्योंकि आई डिड नॉट सी दिस कमिंग। जितना हमने मेहनत की थी एट द वेरी बिगिनिंग व्हेन वी स्टार्टेड, वी डिड नॉट नो अवार्ड्स इवन एग्जिस्टेड फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। और फिर आहिस्ता आहिस्ता द टीम started growing, everything started growing, social media started growing. Lovely. And we ended up here. So this is not just for me, this is for the entire team who worked so hard and continues to do that. ज़बरदस्त। और जब द मिरर आपने शुरू किया, क्या कॉन्सेप्ट था पीछे? कोई इंस्पिरेशन थी, कोई वाकया था, ऐसा क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया टू डू दिस ऑल इन सच अ यंग एज? एक वाकया था। असल में मेरे साथ स्ट्रीट हरासमेंट हुई थी व्हेन आई वाज आई थिंक 16 years old। और आई थिंक मैंने अपने से बड़ी चादर पहनी हुई थी, सो आई वाज बाइंग सम फ्राइज और पीछे से कोई हाथ लगा के चला गया, और फिर इस तरह वो बंदा वापस आया। तो 2 दफ़ा मेरे साथ उसी वाक़े में उसी वक्त हुआ ये। एंड देन आई डिड नॉट स्टे साइलेंट इवन दो आई वाज टोल्ड टू स्टे साइलेंट अबाउट दिस। मैंने लोगों से बात की कि ये मेरे साथ हुआ है, एंड टू माई सरप्राइज बिकॉज आई वॉज जस्ट ग्रोइंग अप एट दैट एज, आई रियलाइज़ कि सारी लड़कियाँ मेरी एज की, उनके साथ भी ये बहुत दफ़ा हो चुका है, हर किसी के साथ हो चुका है। तो आई वाज लाइक दिस इज समथिंग जिसको मेलो डाउन किया जाता है कि यू नो डोंट टॉक अबाउट इट, इसके लिए बात ना करो, यू कांट बी वोकल अबाउट इट, राइट? या सो वी स्टार्टेड कलेक्टिंग women around us and even men who went through these experiences, और हमने एक छोटा सा फेसबुक ग्रुप बना लिया जिस तरह कह लें 15 लोग थे, और हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देते थे कि आप बोलें, इसके बारे में बात करें। एंड देन स्लोली बिकॉज इट स्टार्टेड ग्रोइंग अप सो मच, वी वेंट टू 50 people, एंड देन हमने फिर फेसबुक पेज बना लिया, और वहाँ से हमने फिर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया छोटा सा, जिसके अंदर हम एक्सपोज करते थे। जिस तरह अब सिर्फ हमारे साथ सड़क पे इस तरह नहीं होता, जिस तरह आप कह लें कोई भी गाड़ियाँ जिसे हम anywhere it can happen. Anywhere, it can be anywhere. And so we started getting even more and more stories. So हमने एक्सपोज करना शुरू कर दिया कि दिस इज हैपनिंग, दिस इज द पर्सन हु डिड इट, इसको आप किसी तरीके से पकड़ें, बिकॉज दे नीड टू बी टोल्ड कि दिस इज रॉन्ग। ठीक, और अभी करंट स्टेटस क्या है इसका? कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और आप लोग कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हो? So we have a lot of programs that we run, जिस तरह multi-dimensional programs है हमारे, social, financial, legal, emotional, इन सारों के अंदर हमने अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। तो शुरू से अब तक we have like over 250 members from all over Pakistan, like from people from Kashmir to Karachi, everyone, school teachers से लेके बच्चों से लेके, ज़्यादातर हमारे पास यूथ के बच्चे हैं, like 22 years से नीचे, 15s and 22s के दरमियान। अच्छा ईशा, मुझे ये बताओ, जिससे आपने खुद कहा कि हर जगह पे इस हरासमेंट, ऑब्वियसली अभी हम रिसेंटली भी कुछ ऐसे वाक़यात देख रहे थे, स्ट्रीट हरासमेंट, इसके अलावा दीगर चीज़ें, जब आप
इन लोगों की स्टोरी सुनते हो या लीगली या इमोशनली, बहुत सारी लोगों के साथ ये ट्रॉमा फॉर द लाइफ टाइम रहता है। सो क्या उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी इमोशनल सपोर्ट के लिए, उनकी लीगल हेल्प के लिए डू यू गाइज हैव सम पीपल ऑन पैनल? किस तरह से उनको आप हेल्प आउट करते हो ताकि इम्पैक्ट भी आए उसका? Okay, so I love this question. I always love talking about it. हमारा इमोशनल जो सेक्शन है हमारा पूरा द मिरर का, उसके अंदर वी स्टार्टेड ब्राउन गर्ल्स सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके ब्राउन गर्ल्स सपोर्ट प्रोग्राम, ओके, उसके अंदर वी वेंट टू लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट जिन्होंने उनके साथ एक्सपीरियंस इस तरह के हुए हुए हैं एंड दे कैन अंडरस्टैंड द व्हाट इट कम्स विद। तो फिर हमने बच्चों को उनके साथ कनेक्ट किया एंड वी हैड लाइक आई थिंक 4 कोहोर्ट्स हमारे हो गए हुए हैं वेयर यंग गर्ल्स हैव just come together and had group therapy sessions, or if needed they would have individual sessions as well अगर उनके problems ज़्यादा हैं। और इसमें सिर्फ harassment नहीं, इसमें दीगर बहुत ज़्यादा issues आ रहे हैं। For example कुछ आर्ट, for example body dysmorphia, people who have body issues जो अपने आप को शीशे में देखते हैं वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, इस तरह के काफ़ी issues के ऊपर बात हुई हुई है। So we have been able to help over I think 50 women in this brown girl support program. That's really great in such a young age. सबसे पहली अच्छी बात तो यही है, अगरचे कि वो वाक़या अच्छा नहीं था, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने उस वाक़े को एक ऐसी बेस बनाया जिससे आप लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हो और आपकी वजह से बहुत सारे नए लोगों को हौसला भी हुआ होगा। आप जब 16 की थी तो आपने इसको स्टार्ट किया, अभी आई थिंक इट्स बीन मोर देन 5-6 years, राइट? Yes, 6 years. कितना फ़र्क पड़ा है इन वाक़यात के अंदर? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है? बड़े हैं, कम हुए हैं, कैसे देखती हैं आप? Honestly, बिल्कुल वैसे ही हैं, फ़र्क इतना बड़े ही हैं ईशा, बड़े ही होते हैं, मतलब हमने बहुत कोशिश की। और वजह क्या लगती है आपको, जो कि आप उस ग्रुप में बैठते होगे, आप बात करते होगे, आप लोगों को क्या वजह लगती है, क्यों मुआशरे में ये जो चाइल्ड मोलेस्टेशन के और हेरासमेंट के और स्ट्रीट हेरासमेंट के जो वाक़यात, अभी कल एक वीडियो हमने बड़ी बेहुदा से एक वीडियो कराची की इनफेक्ट वायरल थी, आपने भी देखी होगी, कल चल रही थी, क्यों है ये, क्या आपकी फाइंडिंग्स क्या है? यहाँ पे हमने सबसे जो ज़रूरी चीज़ जो हमने नोटिस की थी वो शुरू में भी कर ली थी, एजुकेशन नहीं दी जा रही जिस तरह बच्चों को देनी चाहिए। और यहाँ से हमने अपने द मिरर के जो one of the most important programs that we have ever done are school sessions, school awareness sessions। हम पब्लिक स्कूल्स में गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स की भी कोशिश हमने पूरी की है एंड वी हैव बीन एबल टू गिव चिल्ड्रन द नॉलेज दे नीड। क्योंकि आप अगर जाएं किसी गवर्नमेंट स्कूल में और अगर आप उनको इस तरह की नॉलेज दें कि अच्छा हरासमेंट ये होता है, गुड टच ये होता है, बैड टच ये होता है, और आप इसको एक्सप्लेन करें तो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आल्सो हेजिटेट कि नहीं हमारे बच्चों को ये ना पॉइंट जरूर रेज करना चाहूँगी कि ईशा आप लोग तो करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स या घरों में ये चीज़ बताने की ज़रूरत है बच्चों को बहुत इनिशियली। और ये जब हम बच्चों को वोकल होने से रोकते हैं उसका इम्पैक्ट आता है कि बच्चे छुपाते हैं और वो ट्रॉमा उनके साथ रहता है। इन द एंड टेल अस अबाउट दिस अवार्ड, कैसा लगा अवार्ड लेकर? इट्स अ प्रेस्टिजियस अवार्ड, डियाना अवार्ड मिलना कोई छोटी बात नहीं है। और इन द एंड कुछ भी ऐड करना चाहो अपने इस द मिरर वाले प्रोजेक्ट को लेके कि लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें कैसे मुमकिन हो सकती है? So Diana Award is so special to me क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान loves Lady Diana and the memory of Princess Diana. My mother herself, she is a big fan and she has always been, और उनकी वजह से I started loving Princess Diana and I just cannot believe it honestly. मेरी टीम ने nominate किया and I have so excited that I was able to get it, but only because it gives me opportunities like this ताकि मैं टीवी पे आके लोगों से बात कर सकूं, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और जो लोगों को नहीं आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इस वक्त बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, यंग गर्ल्स खास तौर पे, तो आप उनको कुछ भी कहना चाहो? आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ डोंट लेट एनीवन टेल यू टू स्टे साइलेंट। अगर आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ हुई है, यू शुड स्पीक अप, टेल योर पेरेंट्स अबाउट इट, टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट एंड ट्राई टू टॉक टू अस बिकॉज वी वुड लव टू हैव यू। एंड देन अनदर थिंग इज़ प्लीज़ ऑलवेज कीप योर चिन अप। आपकी गलती नहीं है, जिसका कसूर है उसको Don't blame yourself. Thank you very much ईशा, बहुत अच्छा लगा, बहुत यंग एज में आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। And you spoke so well. Yes, it was lovely having you. हमें लग रहा था ईशा कम बात करती हैं, लेकिन ईशा ने हमें भी yes. So ईशा मेहताब हमारे साथ मौजूद थी, अवार्ड विनर। इनके हवाले से इनका प्रोजेक्ट है द मिरर, उसको लेके बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। सो डू सपोर्ट हर। और हमने इनसे आपकी मुलाकात करवाई, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की। प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है और क्रिकेट पे बात करना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो है पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से, जिसके नए चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने चार्ज संभाल लिया है। चौधरी ज़का अशरफ की पीसीबी हेडक्वार्टर्स आमद भी हुई है। ये अब मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप तक हमने पहुँचाई थी। बाकायदा तौर पर ओहदे का चार्ज संभाला है, कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए हैं। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी, जो कि अब से कुछ देर बाद एक इजलास होना है। और मजमूई तौर पर जो कमेटी है जी, ये 10 अरकान के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें कलीमुल्लाह खान, अशफाक अख्तर, मुसद्दिक इस्लाम, अजमत परवेज़, ज़हीर अब्बास साहब, खुरम सुमरो, ख्वाजा नदीम और मुस्तफ़ा रमदे साहब हैं और जुल्फ़िकार मलिक साहब इसमें शामिल हैं। पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी है, इसका पहला इजलास कल लाहौर में तलब किया गया है। आज किया गया। चलें जी, थैंक यू फॉर द करेक्शन। हमारे साथ अवैस मौजूद हैं अरमला, तो उनसे हम इसी हवाले से, इस फैसले के हवाले से बात करते हैं। इस फैसले के हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो कौमी टीम है वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या इसमें नुमाइंदगी होने वाली है। लेकिन दूसरी जानिब अभी इमरान, जिस तरह से भी इन्होंने, आप खुद भी बात कर रहे थे कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा ये सारा सिस्टम, लेकिन उस पर अब जो ज़का अशरफ साहब आए हैं पीसीबी के अंदर, ऑलरेडी नजम सेठी साहब की जो खिदमात थी हैं, जो भी वो उनकी स्ट्रैटेजी थी, क्या उसको मीटअप करना, उन चीज़ों को लेकर चलना, उस सिस्टम को प्रॉपर्ली करना, इस पर भी बात करते हैं। अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवैस, कितने खुश हैं आप? प्रेशर में डाल रही हैं और स्टार्ट से तब्दीली कैसी लगी? इसको आसान करते हैं। हाँ, तब्दीली कैसी लगी आपको? चले अब बताएं। तब्दीली देखें, मसला ये है कि अनफॉर्चुनेट, आपको पता है, ये वही रास लीला टाइप है कि जो बार बार हम लोग रिपीट करते हैं कि पॉलिटिक्स नीड टू बी अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि स्पोर्ट्स को हमेशा पॉलिटिक्स के साथ जो उनसे मद्देनजर रख के कबाड़ा किया जाता है उसके मामले पे। अभी तक खाली देखें ना आप, अगर हम लोग यहाँ पर अपना एंशियसली वेट करते हैं कि यार कौन चेयरमैन है, कौन है, प्लेयर्स पे भी उतना ही प्रेशर होता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा देखें ना, इस वक्त ना मैं ज़का अशरफ के हक में बात कर रहा हूँ, ना मैं नजम सेठी साहब के हक में बात कर रहा हूँ, मैं हक में बात करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की, जो आपने भी इंट्रो में बात की, आप दोनों मुझसे एग्री करेंगे। इनकी वजह से जो आपस में भी जो रोले रप्पे पड़े हुए हैं, आपकी क्रिकेट तबाह हो रही है। किस सेंस में तबाह हो रही है? आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, आपने एशिया कप की तैयारी करनी है। अगर आप इस वक्त पूरे टेन्योर को अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो टेस्ट मैच सीरीज तो आपकी श्रीलंका के साथ है, ठीक है, आपका कैंप जारी है, लेकिन जहां पर लास्ट टेन्योर में जो मैनेजमेंट कमेटी रही है, जब मैं उनसे भी बात करता रहा हूं तो अपने शो में तो ये बात पता लगती थी कि जी हमारी बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमारी बात चल रही है साउथ अफ्रीका के साथ कि वो पाकिस्तान में आके सीरीज खेलें वर्ल्ड कप से पहले, ताकि हमें कुछ तैयारी हमें मिल सके। क्योंकि अगर मैं इंडिया को देखूं तो उनकी बहुत ज्यादा सीरीज है पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले, उनकी अच्छी वाली तैयारी हो सकती है। हमारी अनफॉर्चुनेट देखें आपके पास सीरीज कितनी है, तो इन मामला में कहता हूँ वो चीज डिस्टर्ब यहाँ पर हो रही है। फिर सेकेंडली आपको पता है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिवाइव किया गया था, जो भी मामला थे, अब फिर डिपार्टमेंट्स वही बात सोचने में मजबूर हो चुके हैं कि यार क्या करें, रिवाइव हम अपना वो मामला जो उनसे उसको करें ना करें। फिर अनस्टेबिलिटी है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, फिर ये थोड़े दिनों के लिए आए हैं, इसके बाद जो भी कमेटी आएगी फिर मामला चेंज हो जाएंगे। तो प्लेयर हमेशा डिस्टर्ब होता है और जिस प्लेयर को बेसिकली अपना घर चलाने, आप तो थोड़ा चूंकि क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके प्रोग्राम्स में भी बल्कि आते हैं, कोई तब्दीली देख रहे हैं आप ज़का अशरफ साहब के आने के बाद? जो टीम लाइनअप है इसमें कोई चेंज देख रहे हैं? क्योंकि फेवरेटिज्म तो होता है, अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं हर इंसान की। कुछ लगता है आपको कि किसी के लिए ठीक नहीं होगा ये इनका? इमरान भाई, अपना सबसे बड़ी जो तब्दीली को देखिए तो वो रमीज राजा की मैं स्टेटमेंट कहते तो आपने देखा होगा सुबह सुबह रमीज भाई ने ट्विटर के ऊपर लिखा हुआ था, कैमरा एक्शन, आई एम बैक इन द कमेंट्री बॉक्स, अपना ही इज देयर फॉर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। तो एक तब्दीली आपको वहां पर वो नजर आई है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा, आपको पता है ज़का अशरफ ने आती एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान के अंदर ही एशिया कप होना चाहिए था। मैं नाखुश हूं कि पाकिस्तान से एशिया कप कैसे बाहर गया, इस चीज पे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट ये वाली। लेकिन एक वैसे क्योंकि जब एक्स क्रिकेटर से वगैरह बात होती है मेरी, तो जब ज़का अशरफ के बारे में उनसे पूछता भी हूँ तो वो हमेशा एक बात मुझे बड़ी पॉजिटिविटी वहाँ से नजर आई कि ही इज अ पर्सन हु एक्चुअली लिसन्स टू यू, कि कोई भी इशू होता है वो आपको बुलाते हैं, आप पे सुनते हैं और मामलात को तय भी करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं जहां पर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। तो एक अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन मैंने जो आपसे बात की ना, देखें जो भी आ रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मसला इस चीज का है कि इस चीज को आपको बैठ के हल करने की बात है। आप बेड़ा गर्क आप लोगों का नहीं हो रहा, बेड़ा गर्क नीचे हो रहा है, जो मैं आपसे बात पहले भी कर चुका हूं। आपका स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क होता है, आपके प्लेयर्स परेशान होते हैं, आपके डिपार्टमेंट्स परेशान होते हैं, जो बेचारे परेशान होते हैं। व्हाइल वी आर टॉकिंग अवैस, पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का ज़का अशरफ की जो सदारत है उसमें पहला इजलास शुरू हो चुका है और इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी वो तो हम अपने देखने वालों को बताएंगे। अच्छा, अब जरा वर्ल्ड कप की भी बात कर लेते हैं, जो क्वालिफायर्स चल रहे हैं। पहले वेस्ट इंडीज
आउट हो गई और अब जिम्बाब्वे भी हो की रहा है जिम्बाब्वे और दोनों इतनी पुरानी टीम्स। देखिए, एक तो अगर मैं बात करूं तो हमेशा ना एक चीज़ इमरान को थोड़ी सी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। हमारे जो लोग, क्योंकि मैं खुद एक नॉन टेस्ट नेशन से खेलता रहा हूं, लोगों के जहन में ये होता है कि नॉन टेस्ट नेशन को अपना खेलना आसान होता है, आसान नहीं होता। अगर एशिया की बात करूं, जो लड़के पाकिस्तान इंडिया अगर से ड्रॉप होते हैं वो नॉन टेस्ट नेशंस के लिए एलिजिबल होते हैं, 2-2 साल 3-3 साल वहां पर लगा के रेसिडेंसी, फिर वो खेलते हैं, तो आसान नहीं होता किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर है, मुझे पता है दुनिया की 2 जो टीम है अपना 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुकी है वेस्ट इंडीज़ की टीम, हैरानगी की बात थी कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हुई। यहाँ पर अगर जिम्बाब्वे की बात करूं तो ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर जिम्बाब्वे ने एक बड़ी डिफरेंट आपको टीम नजर आई है। आपने देखा होगा उनके पास लीडिंग रन स्कोरर उनके पास मौजूद थे। जो पिछला मैच स्कॉटलैंड से जिम्बाब्वे हारा है, यकीन माने जो स्टार्ट में स्कॉटलैंड ने प्रेशर डाला था तो मेरे ज़हन में था कि शायद यार 100 रन से ये हारेंगे, लेकिन बर्ल को आपको सिकंदर रजा को आपको देना पड़ेगा क्रेडिट। अनफॉर्चुनेट है कि सिकंदर रजा ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए। 31 रन से हारना स्टिल मैं कहता हूँ एक जीत है, क्योंकि जिस तरीके की स्कॉटलैंड ने अपना जिम्बाब्वे ने स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स किया था उसके अंदर मुझे नहीं लग रहा था कि वो इतने भी रन से हारेंगे, ठीक ठाक मार्जिन से। लेकिन मुझे वैसे दुख बड़ा हुआ यार, क्योंकि वेस्ट इंडियन टीम 2 दफा की वर्ल्ड कप विनर है, चैंपियन है और जबरदस्त क्रिकेट दी है वेस्ट इंडियन प्लेयर्स ने, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स दिए हैं, हमें बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली है। खैर वैसे टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम उम्मीद करते हैं कि जो फैसला ज़का अशरफ साहब के आने के बाद क्रिकेट के हक में बेहतर हो, क्रिकेट बोर्ड के हक में भी बेहतर हो चुके हैं। बाज़ वक़्त तब्दीलियाँ बहुत हर्ट करती हैं, ख़ासतौर पर गेम को एज अ वेस्ट सेट, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ज़का अशरफ साहब अच्छी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करें और फिर अपना ऑब्वियसली जो भी उनका अपना प्लान है वो भी लेकर आए। डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से अवैस ने बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स के हवाले से उन्होंने अपना कंसर्न शो किया था जब ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुआ था तहरीक इंसाफ के दौर में, और उस वजह से भी वापस आना चाहिए। बहुत सारे प्लेयर्स की रोजी रोटी रुकी होती है और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी एक बड़ा अच्छा ये जो कह लें प्लेटफॉर्म है। आपसे इजाजत चाहते हैं फ्रॉम एक्सप्रेसो, आप रूटीन की ट्रांसमिशन देखेंगे। आपसे हमारी मुलाकात इंशाल्लाह कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।